नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज हम एक और सुपरिचित साहित्यकार से यहाँ पर रूबरू होंगे। उनके साथ हम उनके साहित्य के बारे में, उनके लेखन के बारे में और उनकी जो जीवन यात्रा और लेखन यात्रा रही है उसके बारे में उन्हीं से जानेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ आज जुड़ेंगे वरिष्ठ और सुपरिचित कवि साहित्यकार और व्यंग्यकार डॉक्टर ललित। डॉक्टर ललित जी से हम बातचीत करेंगे। अब हम उनको अपने मंच के साथ यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच के साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आपका स्वागत है इस मंच पर। आज आप हमारे साथ जुड़ गए, आपसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन आपको ये समाचार देना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ मित्र जुड़ गए हैं। सदानंद मिश्र जी और रमेश चंद्र शुक्ल जी, आप दोनों हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं, वो जुड़ गए हैं। और पिलकेंद्र अरोड़ा जी जो हमारे परम मित्र हैं और बहुत ही सुपरिचित और वरिष्ठ व्यंग्यकार साहित्यकार हैं, वे भी जुड़ गए हैं। और जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम में, रचना धर्मिता कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर सुपरिचित साहित्यकार, कवि और व्यंग्यकार डॉक्टर ललित जी जुड़े हैं। और इस बीच में अमेरिका से अनिता पाटनी जी भी जुड़ गई। आपको नमस्कार कर रही है, आपका स्वागत कर रही है ललित जी। ललित जी, आपका परिचय तो मेरे पास है, ये कब लिखा है आपने और क्या चमत्कार किए हैं आपने, मैं तो पता नहीं, मुझे आपसे ही बातचीत में पता चलेगा। अभी तक आपके 36 व्यंग्य संकलन, 62 कविता संग्रह, 25 नवसाक्षरों के लिए प्रकाशित हो चुका है। और खास करके आपके पांडे जी के किस्से, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। आपकी रचनाओं का, आपकी पुस्तकों का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, तेलुगु और अंग्रेजी इत्यादि में। और आपको कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और इसके अतिरिक्त आपने कई विदेश यात्राएं भी की हैं जो आपके परिचय में शामिल हैं। लेकिन साथ में वर्तमान में आप नेशनल बुक ट्रस्ट में संपादन कार्य कर रहे हैं, संपादक के रूप में। तो पुनः हम आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। और इस बीच में और मित्र हमारे साथ जुड़ गए, अरुण कुमार पासवान जी, बहुत अच्छे कवि हैं। आप अक्सर उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं फेसबुक के माध्यम से पढ़ते होंगे और वे भी हमारे आकाशवाणी के मित्र रहे हैं, आजकल भी हमारे मित्र हैं। सभी लोग, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशमा कौल जी भी जुड़ गई इस बीच में, आपका स्वागत कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके साहित्यकार के रूप में आपका नाम जो है वो डॉक्टर ललित लिखा जाता है, लेकिन जहां मुझे पता चला आपका जो वास्तविक नाम है, मूल नाम जिसको कहते हैं, वो है ललित किशोर मंडोरा। तो इसको थोड़ा सा जरा स्पष्ट करिए ना, क्या कारण है, क्या है ये? क्या ये दो अलग अलग नामों से आप जाने जाते हैं या आपने फिर नाम का परिवर्तन किया है या दोनों नाम आप प्रयोग में लाते हैं? इस बीच में प्रेम जन्मे जी हमारे साथ जुड़ गए, महेश कुशवाहा जी जुड़ गए। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जी। पहले इसके बारे में हमें बताइए। एक तो आपसे जुड़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तमाम सब वैश्विक धरातल पर लोग जुड़ गए हैं। चूंकि ललित किशोर मंडोरा मेरा दफ्तरी नाम है और इस नाम से मैंने पढ़ाई की है। जब मुझे कमल किशोर गोयनका जी पढ़ाते थे एमए में दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो वो अक्सर मुझे कहते थे कि मेरा नाम है कमल किशोर गोयनका और तुम्हारा नाम है ललित किशोर मंडोरा, तो तुम्हें अपना नाम यही रखना चाहिए। अरे सर, ये दफ्तरी नाम है और कागजों में नाम यही है,
लेकिन मेरा लेखकीय नाम वो लालित्य ललित है। और मैं आपको बताऊं कि मैं कॉलेज के मैगजीन आउटलुक में भी संपादक था, तो उसमें भी नाम ललित किशोर मंडोरा लालित्य ललित। तो फिर लेखकीय नाम लालित्य ललित रहा और मूल नाम जो है ललित किशोर मंडोरा। और चूंकि पिताजी हरियाणा के हैं और हमारे जो पूर्वज है वो राजस्थान के हैं, मंडोर के पास में कहीं। तो एक बार बिटिया गई तो वहां लिखा था मंडोरा केमिस्ट या ऐसा कुछ था। तो वो उसने फोन फोन किया कि पापा बड़ा अच्छा लगा कि एक हमारे नाम का व्यक्ति था। तो मैं जब जोधपुर मेरा जाना हुआ तो वहां एक ललित मंडोरा भी एक व्यक्ति थे जो लीकर किंग थे। तो मैंने उनको बोला कि सत्यदेव सवितेंद्र को, मैंने कहा सत्यदेव जी ललित मंडोरा से मुलाकात करवाइए। अब वो दिल्ली वाले ललित मंडोरा आए तो मुलाकात अच्छी हो जाएगी। तो बहरहाल वो तो मिले नहीं, लेकिन ललित किशोर मंडोरा दफ्तरी नाम है और ये भी नाम चल रहा है। और इसका एक मजा आपको बताऊं कि रामदर्श मिश्र एक बार वाणी प्रकाशन में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अरुण जी वहां जाना है, नेशनल बुक ट्रस्ट जाना है, वहां हमारे एक दोस्त है, हमारा बच्चा है वहां लालित्य ललित। तो बोले वहां एक हमारे भी दोस्त हैं, वो ललित मंडोला जी हैं, वो अक्सर आज भी अरुण महेश्वरी लालित्य ललित को जानते हैं और ललित किशोर मंडोरा को ललित मंडोला बोलते हैं। तो बहरहाल एक बार उनके लिए भी कुछ लिखा था, कुछ कहानियां लिखी थी। तो बोले कि ललित जी ये ललित मंडोला जी का चेक है, ये आप उनको दे देंगे? मैंने कहा वो मेरे पड़ोसी हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, मैं उनको दे दूंगा। तो बाद में काफी वर्षों बाद उनको पता चला कि लालित्य ललित और ललित मंडोरा एक ही व्यक्ति। तो अच्छा लगता है, दोनों नाम एक साथ चल रहे हैं। नहीं, और बहुत इसलिए मैं बढ़िया, अब बहुत लिखते अच्छा। कई कई नाम ऐसे होते हैं जैसे उनका जो मूल नाम होता है, जो उनके जिसको हम ऑफिशियल नेम कहते हैं, जो आपके सरकारी दस्तावेजों में दाखिल होता है, वो नाम दर्ज होता है। लेकिन साहित्यकार के रूप में आप फिर उसको नाम परिवर्तन करके, या आप उसको, कई लोग तो उपनाम भी लगा लेते हैं साथ में। जैसे पहला आपको नाम बताऊं वही कि रहता है। मान लीजिए जी जी। पहले एक बैंक में नाम था लालित्य ललित के नाम से भी बैंक में खाता था। तो एक सरकार का नियम आया है कि ऐसा कुछ हो, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, तो वो उस नाम से नहीं था। तो लालित्य ललित के नाम को खारिज कर दिया गया, मतलब खाता बंद करवा दिया। प्रेम प्रकाश कुंद्रा जो आजकल प्रेम जन्मेजय हैं, तो उनका नाम भी प्रेम जन्मेजय खाता था, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कर लिया। तो जितने भी उपनाम वाले लेखक हैं वो सतर्क हो गए, सावधान हो गए। तो बहरहाल जैसे एक जमाने में आजकल के संपादक थे पंकज बिष्ट, तो उनका असली नाम कुछ और था। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन लेखकीय नाम अलग है, तो दफ्तरी नाम अलग है, तो दोनों नाम को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, तो अच्छा है। नहीं, बहुत बढ़िया। कुछ जैसे लोग देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत अपने बारे में बताना चाहूंगा। हमारे पिताश्री, आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे मित्र हैं, पंडित मोहन निराश के नाम से उनको, उनका भी वास्तविक नाम था मोहनलाल रैना। तो बाद में जब वो कविताएं करने लगे, जैसे कि मैंने उनसे पूछा, हालांकि एक शब्द पर मेरी जिज्ञासा था, मैंने उनको कहा कि आपने निराश क्यों रखा? तो ये नाम आप आश रख लेते, निराश क्यों, आशा रख लेते? तो उन्होंने कहा अच्छा, कि इसी निराशा में आशा की उत्पत्ति है। तो वहीं से बहुत बढ़िया। आशा, खैर। तो फिर बाद में हमारा जो गोत्र है वो उपमन्यु है। तो बाद में जब मैंने भी कविताएं करनी शुरू कर दी, तो इस बीच में थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ, इस बीच में मैंने अपना नाम, गोत्र जो हमारा है वो उपमन्यु है। तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं अपना उपेंद्र उपमन्यु नाम लिखता हूं। मैं अपना नाम कुछ देर तक उपमन्यु चला, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आ गया, अगर फिर मेरा बेटा भी और कुछ रखेगा आगे चलेगा, लेकिन रैना जो हमारा मूल, जो हमारा सरनेम है, वो आहिस्ता आहिस्ता लुप्त हो जाएगा। इसलिए पुनः मैंने उपमन्यु हटाकर उपेंद्र रैना ही, उपेंद्रनाथ रैना ही, मतलब ये मैंने एक थोड़ा सा उदाहरण दे दिया। खैर, अब आपसे बातचीत पर आते हैं। डॉक्टर साहब, आपके साहित्य पर तो आपने तो काफी लिखा है, बहुत कुछ हमारे पास जो आपका परिचय है। लेकिन आपका जो जन्म है, आपका जो बचपन की गतिविधियां हैं, किस माहौल में कहां पर बीती हैं, और आपकी जो शिक्षा दीक्षा है शुरुआती जिंदगी में, वो कहां पर हुई है? इस बीच में डॉक्टर संजीव कुमार जी भी जुड़ गए, अरे वाह, बीएल उनको आशा भी जी मेरा जुड़ गए। नमस्ते।
हाँ जी, प्रेम जन्मे जी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। जी जी। ऐसा है कि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कुरोलबाग एक जगह है, वहाँ टैंक रोड है, एक जगह जहाँ एशिया की सबसे बड़ी जीन मार्केट है, जीन्स मार्केट। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और पिताजी सरकारी सेवा में थे। और मेरा जब जन्म हुआ तो हम लोग एक कमरे के मकान में रहते थे, एक कमरे के घर में रहते थे, टैंक रोड पे किराए पे रहते थे। और जब पिताजी जब मेरा जन्म हुआ तो वो इंस्पेक्टर बने या असिस्टेंट कमिश्नर बने इनकम टैक्स में। और मुझे याद है आज भी, हम लोग एक टेम्पू 407 में बैठकर, थोड़ा सा सामान हमारे पास था और हम पश्चिम यात आए थे। 78 की बात है, 78 की बात है। और इस इलाके में लोग आना पसंद नहीं करते थे, खासतौर पे टैक्सी वाले या ऑटो वाले, और भीड़ भी नहीं थी, खुला खुला एरिया था। लेकिन मैंने चौथी पश्चिम यार्ड से की, नगर निगम स्कूल से, और चौथी, पांचवी, छठी से 12वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। फिर मैं कॉलेज में गया, और उस कॉलेज में गया जहां से बिग बी अमिताभ बच्चन ने पढ़ाई की, किरोड़ीमल कॉलेज में। तो ये रास्ता रहा। लेकिन कॉलेज में अजीत कुमार, सत्यपाल चौक, और जब एमए में आया तो कमल किशोर गोयनका मिले, रवाना त्रिपाठी मिले, डॉक्टर नरेंद्र मोहन मिले। और बड़ा अच्छा लगा कि कविता की शुरुआत वहीं से हुई, जब एक कार्यक्रम में देवेंद्र सत्यार्थी मौजूद थे, रामदर्श मिश्र थे, डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। तो एमए प्रीवियस की बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो कुछ लोग मुझे ये भी कहते थे कि ललित तो आशु कवि है। तो सत्यपाल चुग ने एक बार कविता सुनाई, वो हाइकू वाली, कि जहां रहते दलित, कुछ उन्होंने सुनाया कि दर्पण ना दे अर्पण, इसका अर्थ कौन बताएगा? तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा सर मैं बताता हूं। फिर मैंने कहा सर मैंने भी लिखा है, जहां रहते दलित सेवा भाव से पहुंचे ललित। तो बड़ा आनंद था। तो बचपन की बातें, फिर मंडल कमीशन आया, उसमें खूब लिखा। फिर जब मुझे आकाशवाणी में पहला कार्यक्रम मिला तो 150 रुपए की राशि उस समय बहुत बड़ी होती थी। और आकाशवाणी से जोड़ने में रत्नावली मित्रा, ब्रिजमोहन गुप्त ने बहुत मदद की। चूंकि वो 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता दिल्ली विश्वविद्यालय में, सृजनात्मक लेखन, तो मैं उससे जुड़ा। तो ब्रिजमोहन गुप्त ने बोला कि ललित जी, रत्नावली मित्रा ने तुम्हारी सिफारिश की है तुम्हारे नाम की, यदि तुम्हारा काम अच्छा होगा तो तुम्हें किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तुम्हें कार्यक्रम मिलेंगे, खूब मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बहुत कार्यक्रम मिले और अभी भी मिलते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं पहले रिसेप्शन में जाता था तो वो नाम पूछते थे, आज ऊपर वाले की दुआ से वो कहते हैं कि सर आप गाड़ी नंबर बता दें, ताकि आपकी गेट नंबर 2 से एंट्री हो जाएगी। और मैं सीधे लाउंज में जाता हूँ, वहां चाय भी मिल जाती है, कार्यक्रम भी हो जाता है, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर भी हो जाता है। तो समय करवट लेता है, समय बदलता है, हर किसी का समय आता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले भी विद्यार्थी था, सीखने का प्रयास करता था, अभी भी विद्यार्थी हूँ। और विद्यार्थी बने रहना, समकालीन लेखन जगत से जुड़े रहना, ये मैं अपने आप को एक उपलब्धि मानता हूँ जो मेरे पास में है। जी। तो आपकी बातों से ये लगा कि आपने अपनी जो साहित्य की यात्रा है कविताओं से शुरू की है। जी, तो मैं कविता से शुरू किया। और मैं बताऊं कि हमारे दादाजी हलवाई थे, और अच्छा। दादाजी जलेबी बड़ी अच्छी बनाते थे रोहतक हरियाणा में, और पिताजी सरकारी सेवा में थे। और जो सबसे बड़े ब्रदर थे वो डॉक्टर थे, बीच वाले जो मेरे से बड़े थे वो अपना व्यवसाय देखते थे। तो मुझे एक किसी जोशी ने पिताजी को बताया कि आपका ये जो छोटा बेटा है ये लेखक बनेगा। तो शुरू में मैं कुछ कागज लिखता था, कुछ माँ को कुछ सुनाता था। तो पहले सब इग्नोर कर दिया करते थे। लेकिन जब रचनाएं अखबार में आने लगी, पत्रिकाओं में आने लगी, तो पिताजी को भी लगा कि नहीं यार ये ठीक ठाक है, सही चल रहा है। तो सांदे वीर अर्जुन में मेरी रचनाएं छपी। और जब किसी पत्रिका में रचना छपती थी, यानी कि आप देखिए कि मैं गगनांचल में 16 साल तक मैंने कॉलम लिखा। संडे ऑब्जर्वर में जो निकलता था, रमेश नैयर निकालते थे, अमर गोस्वामी साहित्यिक पन्ना देखते थे। तो उसमें इन दिनों और पिछले दिनों में देखता था, कॉलम में देखता था। तो गिरिजा कुमार माथुर जो आकाशवाणी से जुड़े रहे वर्षों,
और वो जनकपुरी में रहते थे और एक दिन एडमिट थे, तो उनके बेटे पवन माथुर ने बोला कि पापा जी ललित आए हैं आकाशवाणी के लिए, लिखते हैं, जुड़ते हैं, आपके लिए बातचीत करना चाहते हैं कुछ। तो गिरजा कुमार माथुर ने मुझे कहा कि ललित तुम लिखते हो संडे ऑब्जर्वर में, तो तुम ऐसा करना, मैंने मूछें कभी नहीं रखी जीवन में, तुम कैप्शन लिखना मूछों का नया तेवर गिरजा कुमार माथुर। तो हमने वही कैप्शन दिया, मूछों का नया तेवर गिरजा कुमार माथुर। और इस वीरवार या शुक्रवार की बात थी, उस जमाने में मैं झोला लेके चांदनी चौक या नई सड़क में घुमा करता था, कुछ पत्रिका मिल जाए, सेकंड हैंड वाली किताबें मिल जाए या कुछ रचनाकारों से मिलना जुलना हो जाए। तो संडे ऑब्जर्वर मैंने पटरी में देखा, वो पन्ना तत्काल खोला इन दिनों और पिछले दिनों, तो उसमें फोटो थी, मेरी वाली रिपोर्ट थी, तो मन खुश हुआ। एक अखबार अपने लिए लिया, एक कॉपी उनके लिए ली और मैं उनको देकर आया। तो एक जमाना वो भी था। कभी मैं विष्णु प्रभाकर का इंटरव्यू लेने कुंडेवालन में जाता था, कभी रामविलास शर्मा का इंटरव्यू लेने गया, कभी कृष्णा सोपती के घर गया, और मुझे रचनाकारों से मिलने का बहुत शौक था, अभी भी है। बहुत लोगों से मिला, उनके विचारों को जाना कि आखिर वो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं। विजेंद्र सनातक जी से मिला, राणा प्रताप बाग में रहते थे, बहुत विशाल उनका पुस्तकालय था। नरेंद्र मोहन जी से मिला, देवेंद्र सत्यार्थी जी से मिला। अब देवेंद्र सत्यार्थी को जानना तो प्रकाश मनु हमारे सामने है, तो एक पीढ़ी हमारे सामने। रामदर्श मिश्र को जानना हो तो हम ओम निश्चल को पकड़ते हैं या स्मिता मिश्र को बात करते हैं। बहुत सारे ऐसी पीढ़ी हमारे सामने है जिनके साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और सतत जीवंत रहने की कोशिश करता हूं। जी, मुझे लग रहा है कि ललित जी, आकाशवाणी की बहुत अहम भूमिका रही है इसमें, जो आपसे इतना मित्रों के साथ, खास करके जो वरिष्ठ साहित्यकार थे उस समय और आजकल भी हैं, उनसे आपको मिलने जुलने का मौका मिला और उनके सानिध्य में आपकी साहित्यिक यात्रा पनपती रही, आगे बढ़ती रही। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रही उस समय। और कविताएं तो आपने लिखी, तो पहला संग्रह जो आपका कविताओं का है वही प्रकाशित हुआ या आपके? तो नहीं, आपने सही कहा, आपका आदेश था और मैंने आज अपने पुस्तकालय में खोजा और मेरा ये जो पहला कविता संग्रह था 1993 में आया था, गांव का खत शहर के। क्या बात है, क्या बात। मैंने इसको खोल लिया तो इसमें जो गांव का खत शहर के नाम है शीर्षक कविता थी। ये हिंदी अकादमी से लगातार मुझे पुरस्कृत हुई और इस कविता का अनुवाद भी कई भाषाओं में हुआ। अभी बीच में मैं ये रचना का पाठ भी करूंगा। जब मैं मॉरिशस में गया, जापान जाने का मौका मिला या और भी कई देशों की यात्रा की, तो लोगों ने इस कविता को बड़ा पसंद किया। जैसे हमारे यहाँ ये नामवर सिंह थे, ऐसे पाकिस्तान के एक आलोचक थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है अभी भी सुराही या प्रेम मोहब्बत से आगे रचनाकार सोच नहीं पाता, बढ़ नहीं पाता। लेकिन आपने अपनी कविता में मिट्टी की सौंधी महक को याद किया है, उस गांव को याद किया, उस पत्नी को याद किया, उस पति को कह रहे हो कि अगर वो गांव से शहर में जाता है तो उसके साथ क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या चिंतन उसका फर्क पड़ता है, क्या पहनावा वो करता है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि शायद जापान में मुझे सुनने का मौका मिला है, ये मॉरिशस में भी ऐसा वो हुआ। कविता सुनाइए ना ललित जी, वो कविता सुनाइए, बहुत अच्छा सुना देता हूँ। आपका स्वागत है, सुनाइए। गांव का खत शहर के नाम और शहर का खत गांव के नाम। उस दिन डाकिया बारिश में ले आया था तुम्हारी प्यारी चिट्ठी। उस दिन डाकिया बारिश में ले आया था तुम्हारी प्यारी चिट्ठी। उसमें गांव की सुगंध मेरे और तुम्हारे हाथों की गर्माहट से मेरे भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा था। सच ढेर सारी बातें लिख छोड़ी थी तुमने, समय से काम पर जाना, ठीक वक्त पर खाना खाना और सबसे जरूरी, हाँ सबसे जरूरी, शहरी सांपिनों से दूर रहना, या कहूं कि अपना। याद है वह सावन कितना ख्याल रखती हो मेरा, याद है वह सावन के अलसाई दोपहर जब ब्याह से केवल 2 दिन पहले गेंदा ताई के औसारे में खाए थे मैंने तुमने सत्तू और चूरमे के लड्डू, जिन्हें तुम सुबह से अपनी ओढ़नी में छिपाए हुए थी। तुम्हारा खत उसका भी स्वाद दे रहा है। और याद आ गया मुझे बट्टू के पैदा होने पर बांटी थी मिठाई नाच नाच कर। मैंने पिछले हफ्ते फैक्ट्री में फिर बांटी थी मिठाई संभाल संभाल कर।
जब मेरा तुम्हारा बिट्टू हुआ था 10 बसंत का। बिमला कैसी है, क्या बापू को याद करती है? बिमला अब तो बड़ी हो गई होगी। ध्यान रखियो शहर की क्या हवा, बात है। ध्यान रखियो शहर की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। लड़की जात है ताड़ की तरह बढ़ जाती है। तुमने लिखा था पूरन काका भी पूरे हो गए, और हरी नंबरदार की 13वीं 14 को है। समय मिला तो आ जाऊंगा, पर शहर में समय मिलता है क्या? वाह हरिया, पिताजी के वक्त भी आया था। सब कुछ देखना पड़ता है जी, मेरा भी मन ना लगता। मुझको भी कुतुब मीनार देखना है, अब भी तुम्हारी एक ना सुनूंगी। हाँ, गांव आते वक्त गांव आते वक्त रेल से मत आइयो, मंडी स्टेशन पर बम फटा था। लिख दीजो लाली भौजाई कही थी, लिख दीजो संभल कर आइयो। मेरे लिए लाली पीले रंग का ब्लाउज, बट्टू के लिए बंडी, बिमला के लिए ओढ़नी, और हाँ, अम्मा के चश्मे का नंबर भेज रही हूँ। बाकी क्या, क्या बात है। बस अब तुम आ जाओ जी। बाकी क्या, बस अब तुम आ जाओ जी। अच्छा सुन लो ध्यान से, बाबू बन के आइयो। आते वक्त कुर्ता पजामा पहन के मत आइयो, यहाँ रौब नहीं पड़ेगा। पिछले महीने गांव में कजरी का वो भी गांव में हीरो बन के आया था। सच बड़ा अच्छा लगे था। तुम भी पैंट कमीज और बूट पहन के आना, वो याद है। यहाँ से तिरछी टोपी जरूर लीजो, तुम मुझको वहां में राजा दिखे है। अच्छा अब खत बंद करती हूँ। तुम्हारी पत्नी जमुना देवी, काली मंदिर के पास, गांव और पोस्ट ऑफिस ढूंढसा, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये तो पूरी तो पूरा ये किस्सा है ये पूरा। क्या क्या बात तो है, बहुत ये बढ़िया। कविता जो है मुझे कंठस्थ भी है, और अक्सर मैं लोगों की फरमाइश पे वाचन भी करता हूँ। 1993 में लिखी थी, और आजकल भी इसको लोग सुनना पसंद करते हैं। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो गया, पर अच्छा है। ये अच्छा पहली कविता है। अच्छा, सुनिए सुनिए, ललित जी, प्रेम जी ने आपके लिए कुछ पंक्तियां भेजी हैं, मैं उसको अरे वाह जरूर यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। प्रेम प्रेम जी। जन्मे जी लिख रहे हैं कि वरिष्ठ लेखकों से मिलने की जितनी तीव्र इच्छा ललित को अपने लेखन के शैशव अवस्था में थी, उतनी ही तीव्र इच्छा आजकल के नए लेखकों को लालित ललित से होती है। लालित ललित भी अब वरिष्ठ साहित्यकार हो गया है। ये प्रेम जी का आशीर्वाद अच्छी, है बहुत जी। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, अच्छी टिप्पणी है उनकी, ये बहुत बढ़िया। जी जी अच्छा, जी। इस बीच में रणविजय राव जी भी जुड़ गए हैं, विनोद गुप्ता अरे जी, वाह, रमेश चंद्र शुक्ल जी लगातार जुड़े हैं, और बहुत अच्छे एक साहित्यकार, उनसे पिछले दिनों जयपुर में आपसे मुलाकात हुई, प्रदीप उपाध्याय जी, वो भी अरे वाह आपका वाह कार्यक्रम वाह। देख रहे हैं। बहुत अच्छे निरुपमा व्यंगकार सिंह हैं, जी भी बहुत जुड़ प्यारे गए, लगे। बहुत अच्छे व्यंग्यकार है, वही मैं कह रहा हूँ। और जी। निरुपमा सिंह जी भी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी अरे कहानीकार है, बहुत बढ़िया। जी जी। और मैं सभी मित्रों का, और राम दुलारी शर्मा जी, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। और हमारे पिलकेंद्र अरोड़ा जी तो लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। उनका तो जुड़ना ये उनका जुड़ना उनका जुड़ना किसी आशीर्वाद और स्नेह से कम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। महाकाल की मेरे नगरी से आते हैं, उन्हें प्रणाम। वो बहुत बढ़िया, और हमेशा मेरे कार्यक्रमों के साथ ये निरंतर जुड़ते रहते हैं, और मुझे मतलब मंत्र देते रहते हैं कि ये कार्यक्रम कैसा था, और मेरा प्रोत्साहन करते रहते हैं। उनके पास हर मंत्रों गोविंद की कमी नहीं है। हर गोविंद पुरी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत मध्य क्या प्रदेश बात से क्या है, बात। अशोकनगर वाह। से, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं आप, हर गोविंद जी पुरी जी। जी। हरेंद्र सिंह आसवाल जी भी जुड़ गए हैं, सभी अरे मित्र वाह। हमारे, आपके सबके मित्र। अच्छा, ये व्यंग्य लेखन की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? क्योंकि मैंने अक्सर सर देखा ये कि आपका जो ज्यादा जो कंसंट्रेशन केंद्रित है आपका साहित्य व्यंग्य लेखन पर है, तो कैसे मतलब क्या कारण रहा, कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं अच्छा व्यंग्य लिख सकता हूं? जबकि कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि व्यंग्य को जो साहित्य की जो धारा है, मूल धारा है, उसमें नहीं लिया जाता है। तो आपको कैसे ये प्रेरणा मिली? सर ऐसा है रहना साहब कि जो संगत होती है, संगत का बहुत असर पड़ता है।
और मुझे याद है कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ उस जगह का नाम पश्चिम विहार है, और पश्चिम विहार में एक मिठाई की दुकान है, ब्रिजवासी स्वीट्स। तो उस हम्म। ब्रिजवासी स्वीट्स पर प्रेम जन्मेजय, हरीश नवल, अंजनी कुमार चौहान और ज्ञान चतुर्वेदी, ये क्या सारे लोग बात है। मिले। और नई पीढ़ी, नवांकुर पीढ़ी का केवल प्रतिनिधि मैं था। और मुझे ये लगता था कि ये कोई भी विशेषांक हो, दिवाली विशेषांक है या त्योहारी विशेषांक है, इसमें ये सभी लोग जो है ना छाए रहते हैं फोटो के साथ, इनको बहुत स्पेस मिलता है। और हमको बिल्कुल फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कविता को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो धीरे धीरे अपने को तराशा, और एक दिन हिंदुस्तान, जो दैनिक हिंदुस्तान है, उसमें होली का विशेषांक तैयार हुआ। तो हरीश नवल जी को मैंने रचनात्मक सहयोग दिया, और एक दिन वो रहा। और एक दिन ये भी आया जब मैंने सर्वभाषा कवि सम्मेलन का संचालन अशोक चक्रधर के साथ प्रगति मैदान में किया। तो क्या बात है। मुझे लगता है कि व्यंग में लाने का श्रेय अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रेम जी को जाता है, प्रेम जन्मेजय को जाता है। मेरे पड़ोस में रहते हैं, और व्यंग यात्रा में अगर मेरी रचना नहीं छापते तो मैं उनको कह देता। अभी वो कह रहे थे कि आपके ललित, तुमने इस बार इस अंक में कुछ नहीं दिया। तो मैंने वो पश्चिम विहार में रहना नहीं रहना आपको। तो मैं केवल इस तरह की भी आत्मीय प्रेममयी भपकियां भी उनको दे देता हूँ, तो वो हर अंक में मुझे लेते हैं। और मैंने उनको ये भी कहा कि मैंने कहा, अगले वर्ष आप 75 को हो जाएंगे तो आपको संन्यास में हम भेज देंगे, मार्गदर्शक मंडल में आपको ले लिया जाएगा, और उसके संपादक तत्काल प्रभाव से बदल दिए जाएंगे। तो उनको खुशी भी होती है, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। तो बहरहाल प्रेम जी का सानिध्य है, और व्यंग लिखने में बड़ा मजा आता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा, लेकिन उनका कहना यह है कि ललित, तुम अपने पात्रों को जीते हो तो तुम्हें एक उपन्यास लिखना चाहिए। आप देखेंगे कि मैं 6 महीने 7 महीने मैं रोज पार्क में सैर करने जाता हूं, तो मैं वॉइस टाइपिंग, इसका गुर मैंने सूरज प्रकाश जी से सीखा। तो मैंने 105 या 100 दिन वॉइस टाइपिंग की। तो मेरे मन में ये है कि मैंने कहा, प्रेम जी, जिस दिन वो 500 दिन हो जाएंगे या 1001 दिन हो जाएंगे तो मेरा उपन्यास तैयार हो जाएगा। तो आज नहीं, अगले बरस नहीं तो उसके अगले बरस, 2 साल 3 साल बाद एक उपन्यास जरूर आएगा। और मुझे लिखना बड़ा पसंद है। और आपको मैं ये बताऊं कि जब मूर्ति देवी पुरस्कार सम्मान प्रतिभा राय जी को मिला, लगभग 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गए या 30 साल पहले की बात है, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, जो सीधी बात साहित्यकारों से कृष्णदत्त पालीवाल जी ने वो किताब की शक्ल में संस्था साहित्य मंडल से प्रकाशित किया। तो मैंने 30 साल पहले प्रतिभा राय जी को कहा कि आपके पात्र आपसे बात करते तो कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि ललित जी, मेरे पात्र मुझसे बात करते हैं तो मैं गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर बैठती हूँ। ये बात मैंने उनको 2 महीने पहले, जब उनका फोन मेरे पास आया, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने बात करवाई कि ललित जी, आज आपका जन्मदिन है या जो भी है, प्रतिभा जी आपसे बात करना चाहती हो मेरे साथ में। तो उन्होंने बात करवाई, लगभग 10 मिनट की बात थी। मैंने, प्रतिभा जी, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि सीधा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लगभग 30 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया और आपने ये कहा था, उनको कुछ कुछ याद आया। तो मैंने कहा कि मेरे पास भी 2 दर्जन पात्र हैं, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, पर मैं एक्सीडेंट नहीं कर पाता। तो बड़ा आनंद आता है सर। एक तरफ प्रतिभा जी जुड़ी है, एक तरफ प्रेम जन्मेजय है, सूरज प्रकाश, मतलब अच्छा लगता है कि जो लेखकीय परिवार है, जो बिरादरी है, बड़ी समृद्ध है। और उनके कारण हम लोग हैं जिन्हें प्रकाशक भी मिल जाते हैं, अनुवादक भी मिल जाते हैं, चित्रकार भी मिल जाते हैं। और इस कड़ी में बड़े सारे मित्र हैं, और सारे मित्र मिलके वो टीम वर्क में काम करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप ये मान लीजिए कि मेरे साथ भी एक सेना है जो अप्रत्यक्ष रूप में है। तो सबका प्रेम, सबका स्नेह हमारे साथ में है। और हाँ, मैं व्यंग पर आऊं तो व्यंग लिखने शुरू किए, और कलकत्ता के एक साहित्य विशेषांक आता है, उसमें मेरी रचना आई। जनसत्ता का जो साहित्य विशेषांक आता है, जिसे सूर्यनाथ सिंह जी देखते हैं, उसमें भी व्यंग आया। और उसमें इस बार तो एक तरफ प्रेम जन्मेजय, एक तरफ ललित थे, तो बड़ा मजा आया। तो ऐसे ही जिंदगी तेरे नाम डार्लिंग मेरे सामने है,
पहला व्यंग्य संग्रह ये मेरा क्या बात है। गिरिराज शरण अग्रवाल ने छापा था और ये आया सर लगभग 2015 में, पहला व्यंग्य क्या संग्रह। बात है। और 2015 में पहला व्यंग्य संग्रह आया और उसके बाद आपके आशीर्वाद और मित्रों की दुआओं से आज 36 व्यंग्य संग्रह हो गए। और आप ये देखेंगे मुझे, मैं 2, 4, 5, 7 के नाम बता पाऊंगा, अधिकांश के नाम में नहीं ले पाता। लेकिन अब ये देखो कि अगर पांडे जी बोल रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद या जो मूल है वो भावना प्रकाशन ने छापा और इंडियन नेट बुक्स ने इसका पंजाबी बोल रहे हैं, ये पंजाबी में छापा, जिसका अनुवाद डॉक्टर नरेश कुमार धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने किया। या फिर अंग्रेजी में ये मेरे सटायर का अनुवाद शिवानी कोहली ने किया, ये अंग्रेजी में पीएचडी हैं। ये हो पब्लिकेशन जो ज्ञान मुद्रा प्रकाशन भोपाल है, उन्होंने छापा। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये पांडे जी आगे देना, पांडे जी बोल रहे हैं, उसका डोगरी में अनुवाद यशपाल निर्मल ने किया। क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब रचनाकार तो हूँ, अनुवादक भी मिल रहे हैं। उर्दू में अनुवाद अभी हो गया है, प्रकाशन के प्रोसेस में है, प्रदीप कुमार जी ने किया है। मैथिली में अनुवाद स्वाति चौधरी कर रही हैं। तो अच्छा लगता है कि एक साहित्यिक परिवार, साहित्यिक बिरादरी मेरे साथ में है और लिखना पढ़ना यही मेरा काम है। और आप ये देखिए कि भवानी प्रसाद मिश्र कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में मेरे साथ है। जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के बेचता हूँ। मुझे लगता है कि लेखक भी किसी पंसारी से कम नहीं है। मैं नाटक भी लिख सकता हूँ, इंटरव्यू भी कर सकता हूँ, बच्चों के लिए कहानियां भी लिख सकता हूँ, समीक्षा भी लिख सकता हूँ। और मुझे बड़ा मजा आता है कि जब लोग कहते हैं कि ललित जी आप अब मेरा फ्लैप लिख दीजिए, मेरी भूमिका लिख दीजिए। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करो, भूमिका प्रेम जी से लिखवाओ, ज्ञान जी से लिखवाओ, किसी और से लिखवाओ। मुझे अच्छा लगता, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन कुछ कुछ मैं लिख भी देता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। प्रकाशक मिले हैं, चाहे वो सीहोर से पंकज सुबीर हो या स्वतंत्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के सुशील स्वतंत्र है, जिनका भी इंक पब्लिकेशन से रावण पे उपन्यास आया, गद्य उपन्यास आया, बहुत अच्छा है। तो नए प्रकाशक भी इस फील्ड में आ रहे हैं, जो हम लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं, नए लोगों को भी लेके आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात होती है जी सर। लेकिन जो हमारे पूर्व के बहुत सशक्त व्यंग्यकार रहे हैं, तो आपके अपने आप को ललित जी किन से ज्यादा प्रभावित मानते हैं, किनको ज्यादा पढ़ा है आपने? सर मैं आपको बताऊं कि मुझे ये भी असर करते हैं यज्ञ शर्मा, तो हमारे बीच में नहीं है। उनकी बम्बैया जो शैली है, उनका एक ही उपन्यास, ये एक ही व्यंग्य संग्रह है जिसे प्रेम जन्मेजय साहब ने किसी मित्र से कह के प्रकाशित किया, वो अच्छे हैं। और अंजनी कुमार चौहान गजब आदमी थे, उनको पढ़ना हमेशा ही अच्छा रहता है। हालांकि उन्होंने कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा सशक्त है, महत्वपूर्ण है। और बाकी हमारे सामने पूरी पीढ़ी है, क्योंकि मैंने कई सारे व्यंग्य संचयन भी किए, जिसमें जैसे अब तक 75 देश के 75 व्यंग्यकार हैं, या 251 व्यंग्यकार हैं, या 131, जिसके प्रकाशक भी अलग अलग हैं। हर क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, चाहे हरिप्रकाश जोशी हो या प्रभात गोस्वामी हो, पिलकेंद्र अरोड़ा हो, हरीश कुमार सिंह हो, फारूक अफरीदी हो, बात करें कृष्ण कुमार आशु हो, अनुराग वाजपेयी हो, या आगरा की बात करें, या उसके बाद में धौलपुर है, अरविंद तिवारी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो लिख रहे हैं। और मैं अब किसी व्यक्ति विशेष का असर इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर किसी एक का नाम लिया तो दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे का नाम लो तो तीसरा बुरा मान जाएगा, तीसरे का नाम लो तो चौथा बुरा मान जाएगा। मैं सिंपल वे में ये कहूंगा कि सारे लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी मिठाई अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करें। क्योंकि मेरे दादाजी हलवाई थे और मुझे मीठा खाने का शौक है, लेकिन अब मात्रा उसकी कम कर दी है। लेकिन निचोड़ और मूल तो यही है कि चीनी के दाने, तो अगर वो मिठाई अगर 1600 रुपए 1800 रुपए किलो भी है और चीनी अगर 60 रुपए किलो भी है, तो चीनी के 2 से दाने ले लेने चाहिए। मैं उसके अंश पे, मूल पे बात करता हूँ और लिखना पसंद है, और प्रकाशक मिल रहे हैं। और अब मुझे ये भी लगता है, मेरे बेटे ने बोला, वो भी 8th में आ गया, बोला पापा एक बात बताओ, मैं आपके साथ पुस्तक मेले में आता हूँ प्रगति मैदान में, तो हर गलियारे में आपका फोटो है,
तो ऐसा क्यों? मैंने जैसे पुलिस स्टेशन में, थाने में अपराधियों के फोटो होते हैं, ऐसे पुस्तक मेले में लेखकों के फोटो होते हैं, चाहे वो अमन प्रकाशन हो, नमन प्रकाशन हो, सामयिक प्रकाशन हो। अब आप देखिए कि इंडियन नेट बुक्स है ना, और इतने सारे प्रकाशक हो गए, श्योर के प्रकाशन है, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, और अब नए नए सारे प्रकाशक भी आ गए हैं, इंक प्रकाशन हो गया, इतने सारे, मैं भी खुद नाम भूल जाता हूँ। लेकिन पुस्तक मेले में अच्छे प्रकाशक आ रहे हैं, अच्छी रचनाओं को लेकर आ रहे हैं, और संचयन करते करते एक बात तो ये साबित है कि व्यंग के प्रति पाठकों में कमी नहीं आई, बल्कि उत्साह पैदा हुआ है। चाहे वो केंद्रीय हिंदी संस्थान या साहित्य अकेडमी या नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी अपने प्रकाशनों में वृद्धि की है, और कई सारे रचनाकार की हमने किताबें, हमने संचयन प्रकाशित किए हैं। और मुझे लगता है कि व्यंग की भी कुछ पत्रिकाएं पहले चकल्लस निकला करती थी, अठास है या व्यंग यात्रा है। और व्यंग यात्रा आप देखिए कि ये प्रेम जी का दुस्साहस कहना चाहिए कि उम्र के चौथे पड़ाव में या तीसरे पड़ाव कह लीजिए, 74 के हैं, व्यंग यात्रा अब यूट्यूब मासिक की आने लगी है। तो इस तरह के जो प्रयास है वो कारगर है, पाठक पसंद भी कर रहे हैं, पुस्तकें पसंद कर रहे हैं, तो लिखना पसंद है मुझे। एक कविता आपने सुन ली और मुझे अच्छा लगता है कि मैं चाहता हूं ललित जी, आप कोई व्यंग्य का टुकड़ा सुनाइए, अच्छा सा, जो आपको लगेगा, अपने मित्रों के लिए किसी भी पुस्तक में से सुनाइए। उसके बाद अभी जारी रखें। मैं समझ गया। अभी ये पत्रिका नई धारा निकलती है, शिवनारायण निकालते हैं पटना से। अभी मेरी स्टडी में आज ये पत्रिका आई, पीडीएफ पहले बेच चुके थे, तो उसमें पांडे जी और एलेक्सा मेरा व्यंग्य इसमें प्रकाशित हुआ है, तो मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा सुना देता हूं। सुनाइए, आपका स्वागत है। पांडे जी को राम खिलावन ने कहा, क्या पांडे जी कुछ लेते काहे नहीं? पांडे जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, रात ही लिए थे खांसी वाला काढ़ा, समझे कुछ? उधर राम खिलावन ने सोचा कि कोई खास पेय पदार्थ लिए होंगे जिसकी चर्चा राधेलाल जी ने की थी। क्या हुआ, आजकल पार्टियों का दौर है, कहीं से कुछ मिल मिला जाए तो शाम रंगीन हो जाती है। जैसे पहले के दौर में ईस्टमैन कलर फिल्मों का दौर आया था और श्वेत श्याम फिल्मों के दिन लद गए भैया। होता है साहब, जब नई नवेली दुल्हन घर आती है, उसके हाथ के हलवे का स्वाद बाय गॉड बड़ा स्वादिष्ट होता है, और दिन बदलते ही स्वाद बढ़ना शुरू हो जाता है। जब पांडे जी राम खिलावन की पत्नी फूलमती से कहते हैं कि बहू रानी साथ रहा करो, आजकल राम खिलावन बहुत जल्दी बहक जाते हैं। भैया ये उम्र ही ऐसी है, कितना कुछ बचाती है, पर हर समय तो साथ नहीं रह पाती। भाई साहब, आप इस मामले में मेरी मदद किया करो। बात आई गई होगी, इधर राजधानी दिल्ली में पुस्तक मेला भी आ गया, सुना है बाहर के मुल्कों से प्रकाशक भी आए हैं। किताबों की बातें अक्सर लोगों को कहाँ समझ में आती है? लोगों का क्या है, वे किसी जान पहचान वाले को फोन करेंगे कि भैया कोई पास हो तो जुगाड़ करना। ऐसे ही भले मानस है टिक्कू तलसानिया, उनके एक दोस्त है बिजली विभाग में, राम रतन टमटा, उसने कहा कि मैं व्यवस्था करवा दूंगा। पर भाई जी क्या बतलाएं, टमटा को दस्त लग गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाई को अस्पताल ले जाया गया, ग्लूकोज की बोतल लगी है, लगता है आसानी से अस्पताल से पिंड नहीं छूटने वाला। देविका गजोदर बहुत दिनों बाद पांडे जी से मिलने आई। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण बताई गई है। इस मुलाकात से टिप्सी मुटेजा खासी नाराज हो गई। वह सहेली टिप्सी की है, लेकिन वह मुलाकात पांडे जी से करती है। भाई साहब, जहां दिल लगा होता है आदमी वही जाता है, अब क्या बताएं। बहरहाल देविका पांडे जी के लिए एक नया लोचा लाई, आई मीन एलेक्सा लाई, जो रोबोट है और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। पांडे जी ने कहा, एलेक्सा यह बताओ पुस्तक मेला इस बार खास क्यों है? इस बार का मेला बेहद शानदार है। अतिथि देश फ्रांस है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। बेहद पठनीय किताबें एक छत के नीचे प्रदर्शित की गई है। बच्चों के लिए गतिविधियां, बड़ों के लिए सेमिनार, काव्य गोष्ठी और बहुत कुछ। अच्छा एलेक्सा यह बताओ, ये राधेलाल मेले में हर दूसरे दिन क्यों जाते हैं? ये बड़े तेज प्राणी है। एलेक्सा बता रही है, ये बड़े तेज प्राणी है, जरूर इनकी कोई सेटिंग है। ये अक्सर छोटे और मझोले प्रकाशकों के पास गुपचुप करते दिखाई देते हैं।
इन्हें उम्मीद है बड़े इन्हें उम्मीद है कि बड़े प्रकाशक जहां किताब छापने में देर करते हैं, वहीं ये छोटे प्रकाशक कदकाठी देखकर छापने में कोताही नहीं करते, बल्कि खुश रखने के लिए रॉयल्टी भी दे देते हैं। अब भाई बात समझ में। अच्छा अलेक्सा, यह बताओ कि लोगों के मन में साहित्य के प्रति समर्पण है या कोई खास वजह है? ऐसा कुछ नहीं, लोग आजकल अपनी पत्नी और बच्चों से उकता गए हैं। कई लोगों के चक्कर चल रहे हैं और लेखक इस उम्मीद में है कि भगवान उनका भी भला कर दे। कुछ लेखक दूर दराज से आते हैं और यह सोच कर आते हैं कि दिल्ली जाएंगे और कुछ सेटिंग कराएंगे। कुछ सफल भी होते हैं, कुछ मानसून की वेटिंग करते हैं। समझ जाओ, पांडे को लगा ये मशीन कमाल की है। अब उन्होंने पूछा, एलेक्सा यह बताओ कि कल्लू कालिया को हर जगह आजकल सम्मान क्यों मिल रहा? एलेक्सा ने बताया, उनको सम्मान इसलिए मिल रहा है, उनके जैसा सेटिंगबाज कोई नहीं। उनके जैसा सेटिंगबाज कोई नहीं है। लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और वे सम्मानित हो जाते हैं। सिंपल। पांडे जी को रामकृष्ण पुनिया की याद आई। उन्होंने एलेक्सा की मदद ली। जरा पुनिया जी के बारे में बताओ। रामकृष्ण पुनिया रंग साफ है और 60 पार कर चुके वे लेखक हैं जिसकी महत्वाकांक्षा भी खत्म नहीं हुई। उनको लगता है कि ज्ञानपीठ या इससे भी बड़ा सम्मान लेकर ही धरती छोड़ दूंगा, लेकिन यह होने वाला नहीं। राधे लाल भी चुपके चुपके जुगत लुगा चुके हैं, लेकिन उनके मन की अभी नहीं हुई। एक लेखक और है जिन्हें सम्मानित होना बेहद पसंद है। किसी को बेस पसंद है, किसी को मोमेंटो पसंद है। पांडे जी महसूस करने लगे तो गोया यह मशीन बेहद कमाल की है। अब उन्होंने पूछा, एलेक्सा ये बताओ आजकल महाकवि किस चक्कर में और यह अवस्था कब तक बनी रहे? महाकवि को पता है कि 2 साल के भीतर जितने भी सम्मान ले सकते हैं, बल्कि कहिए हथिया सकते हैं, उसका मुहूर्त ठीक है, काम बनता रहेगा, बाद में ना कोई घास डालेगा, बल्कि उनकी घास आसपास के गधे और घोड़े चढ़ जाएंगे। गजब की जानकारियां मुहैया करवा रही थी एलेक्सा। ये छोटा सा अंश था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आपकी बहुत सारी ललित जी व्यंग्य रचनाओं का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। तो आप कैसे ये तय कर पाते हैं कि जो आपने लिखा है और व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, अनुवाद में वो हूबहू आ गया है? क्योंकि वो भाषा तो आप जानते नहीं है। नहीं, मैं भाषा को नहीं जानता, लेकिन अगर कोई बढ़िया अनुवादक आगे से पहल करता है, जैसे यशपाल निर्मल है, इन्होंने डोगरी में अनुवाद किया है। पांडे होर आगदेना, तो इनको अनुवाद का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बड़े भले व्यक्ति हैं, तो इन्होंने व्यंग्य का अनुवाद किया है। ऐसे ही मैंने बताया कि मनोरमा ईयर बुक में प्रदीप कुमार है, उन्होंने उर्दू का किया है, या मैथिली में अनुवाद चल रहा है। तो लोगों को अनुवाद पसंद आते हैं, उनके भी पाठक हैं। जैसे ये व्यंग्य सप्तक सियोर प्रकाशन से आई थी और मुझे पंकज सुबीर के संपादक शहरयार ने फोन किया, तो ऐसे ही बारिश सी तुम, इसका ऑडियो बुक भी अवेलेबल है। या पांडे जी बन गए प्रधानमंत्री, जो डायमंड प्रकाश पब्लिकेशन हाउस से खुली है, छपी है, वो भी किंडल में है। और मुझे आप देखिए किंडल चलाना नहीं आता। मुझे किंडल हमारे लेखक मित्र ने भेंट किया था, वो मैंने बेटी को दे दिया। तो अच्छा लगता है कि जब आप एयरपोर्ट पे किताबें आपकी अवेलेबल है। एक बार नरेंद्र कोहली जी मेरे साथ में थे, हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ जा रहे थे, तो उनकी किताब मैंने दिखाई कि आपकी किताबें वहां पर है। और मैंने कहा, कोहली सर एक दिन आएगा कि मेरी किताब भी आपकी किताब के साथ में कहीं ना कहीं होगी। तो मैं जब चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन जो मॉरिशस में हुआ 1991 नवंबर में, तो सभी बड़े बड़े रचनाकारों की फोटो में लगी थी एग्जीबिशन में। अभिमन्यु अनंत, कमल किशोर गोयनका, प्रेम जन्मेजय, प्रेमचंद, देवेंद्र सत्यार्थी, बड़े बड़े लोग, रामदास मिश्र, इन सब की फोटो थी। तो मैंने भी बटुए से अपनी फोटो निकाली, पासपोर्ट साइज की अपनी फोटो दीवार पे लगा दी और उसकी फोटो खींच ली। कोई नहीं होगा। तो और मेरी बगल वाली सीट पे विजेंद्र सनातक जी थे,
और जब हिंदी एकेडमी का जो पुरस्कार कार्यक्रम हुआ त्रिवेणी सभागार में, तो मैं गलती से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गया, प्रयाग शुक्ल जी की कुर्सी पर बैठ गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे ललित भाई, आप प्रयाग जी की कुर्सी पे बैठ गए। तो मैंने कहा कोई नहीं, गलती से बैठा हूं, लेकिन एक दिन बैठूंगा जरूर। तो प्रयाग जी भी बड़े आदरणीय हैं, और हिंदी अकेडमी ने 2 साल लगातार पुरस्कार दिया। गांव को खत शहर के नाम और तलाशते लोग। कविता लिखना शुरू से पसंद है। एक छोटी सी कविता और है 4-5 पंक्तियों की, तलाशते लोग। पहले मैं डीटीसी में यात्रा करता था, खूब करता था। अब भी जब मन होता है और पात्र मुझे कहते हैं कि मैं सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो उस समय लिखा था कि बस में ठुसे लोग, जिस्मों में घुसे लोग, पता नहीं क्या खोजते हैं। बस में ठुसे लोग, जिस्मों में घुसे लोग, पता नहीं क्या खोजते हैं। जरूर कुछ खो गया है क्या सबका। वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा तो ये जी 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 धन्यवाद। तो ये जीवन की त्रासदी है, लेकिन बस में हो या मेट्रो में हो, हमें बहुत सारे पात्र मिलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब विलायती राम पांडे जो है, कई बार मैं अगर रणविजय राव से बात करनी होती है तो मैं वो फोन डायरेक्टरी में राम खिलावन खोजने लगता हूँ, क्योंकि राम खिलावन उनका पात्र है। राधेलाल जो है वो प्रेम जन्मे साहब का पात्र है। तो एक बार प्रेम जी नाराज भी हो गए थे, तुम यार राधेलाल को बहुत ऐसी तैसी करते हो। तो हमने कहा ठीक है, हमने राधेलाल शर्मा कर दिया। कल्लू कालिया जो है, कल्लू जो है वो हमारे दोस्त है सुभाष चंद्र, उनका पात्र है। तो हमने कालिया जोड़ दिया, वो कल्लू मामा के नाम से लिखते हैं। तो हमने कहा हमारा पात्र कल्लू कालिया है। हमने रामकृष्ण पुनिया को जोड़ दिया, हम देविका गजोदर लिया है, टिप्सी मुटरेजा को लिया है, टिप्सी मुटरेजा की शादी भी कर दी। एक बार टिप्सी मुटरेजा नाराज, तो फिर टिप्सी मुटरेजा को कुछ दिनों के लिए हमने साउथ अफ्रीका भेज दिया। और मैं उस दिन ऑफिस में बैठा था, एक महिला मित्र आई और उन्होंने कहा कि ललित जी, अब मैं आपसे हाथ मिलाना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले मुझे लगता है कि आपकी देवी का गजोदर मैं हूं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, आप 7 तक भी नहीं हो, 10 तक भी नहीं हो, 20 तक भी नहीं हो। लेकिन यदि आपको आपके पाठक जो है आपके पात्र के नाम से बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कई जगह मैं जाता हूँ, तो पहले भी जाता था, तो उसमें आता था कि उल्लेखनीय लोगों में प्रकाश मनु, ओम निश्चल, ये थे। अब आता है कि उल्लेखनीय लोगों में ललित मौजूद थे, तो बड़ा मजा आता है। तो आज कई प्रशासनिक मित्र हैं, चाहे वो डॉक्टर संजय अलंग हो जो कमिश्नर रायपुर है छत्तीसगढ़ संभाग में, निशांत जैन हो 2015 बैच के, या फिर मलेजान एएसपी हैं भोपाल में, जो पेशे से प्रशासनिक अधिकारी है लेकिन मन से लेखक है और लेखन के बल पर जीवंत है और सब लोग जुड़े हुए हैं। अब आप ये देखिए जी कि ये आलोक पर्व जो शर्मा जी 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 मैं अपने पाठकों को दिखाना चाहूंगा कि एक अंक उन्होंने निकाला। तो जी 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 ये अनवरत है जो रांची से निकलता है, जी जी और उन्होंने लगातार 2 अंक मुझ पर निकाले। इस अंक का संचयन किया चंद्रकांता ने, और पुष्पगंधा जो अंबाला से आती है विकेश निजामन, उन्होंने निकाला। और ये अनुस्वार जो 200-250 पृष्ठ के पत्रिका है प्रवेशांग, इसका अतिथि संपादन प्रेम जी ने किया, प्रेम जन्मे जी ने किया। तो बड़ा मजा आता है सब कि जिनके सानिध्य में लिखने का मौका मिला है, तो वो ये गौरव भी है। तो लगातार लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए ललित जी कि व्यंग्य लेखन में अक्सर ये जोखिम रहता है कि क्योंकि व्यंजना में बात होती है व्यंग्य लेखन में, और आप डायरेक्टली तो बोलते नहीं है, सीधे नहीं बोलते, उसमें व्यंग्य में भाषा, शैली और जो आपकी अभिव्यक्ति है उसका अंदाज ही कुछ अलग होता है। तभी तो एक स्वस्थ और परिपुष्ट व्यंग्य के रूप में उसको माना जाता है। तो अक्सर एक व्यंग्यकार को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भाषा की दृष्टि से और अभिव्यक्ति की दृष्टि से वो बात
मतलब हल्की फुल्की में आ जाए। नहीं, नहीं, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं लिखता हूँ और जब मैं लिखता हूँ तो मुझे कोई अप्रत्यक्ष रूप से कोई इनविजिबल शक्ति है जो मुझसे लिखवाती है। मैं उस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि मुझे किन मानकों का ध्यान रखना है। मैं ये भी मानता हूँ कि यदि पत्नी किचन में, रसोई में आटा गूँध रही है और उसके गूँधने की आवाज़ आपको ड्राइंग रूम तक आती है, परात की आवाज़ जो है, आटा गूँधते हुए, तो जी, विसंगतियाँ वहीं से जन्म लेती हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि विलायतीराम पांडे के माध्यम से यदि आपके नलके की टोटी चोरी हो गई, अगर चोर ले गया, तो उसको बदल देना चाहिए। अब वो कैसे बदलेंगे? वो मिडलमैन कहाँ से आएगा? वो मिस्त्री कहाँ से आएगा? वो प्लम्बर कहाँ से आएगा? और वो सीमेंट कहाँ से मिलेगा? तो मुझे लगता है कि लेखक को बहुत सावधानी से शब्दों का चयन करना है, उसके साथ समस्याओं से लड़ना है, उसके बाद प्रस्तुति देखनी है, उसके बाद हमें ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए आप अगर सरकारी सेवा में हैं और आप अगर कुछ एबे की बेबे मार जाते हैं, तो वो भी आपके लिए कष्ट हो सकता है। तो लेखक को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बहुत सजग रहना पड़ता है और डंके की चोट पे अपनी बात कहना भी होता है। तो अब आप अपनी बात कह भी दें, किसी का बुरा भी ना लगे और तीखापन भी उसमें बना रहे। शुरू-शुरू में मुझे लगता है कि बहुत साल पहले की बात है, लगभग 30 साल हो गए, जब मुझे मालूम नहीं था कि व्यंग होता क्या है, किस कक्षा में होता है, किस कहाँ पढ़ते हैं, क्या लोग। मैं हरीश नवल जी के घर गया था। उनकी पत्नी सुधा जी गरम-गरम पूरियाँ बना रही थी। अब गरम-गरम पूरियाँ, आलू की सब्जी, उन्होंने बोला कि ललित तुम ब्रेकफ़ास्ट करोगे? मैंने कहा हाँ, ले लूँगा। तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने साहब 2 पूरी के बाद 3 पूरी, 4 पूरी खाई। जैसी चौथी पूरी खाई, वहाँ हरीश नवल जी ने ये कहा, "अरे यार धीरे-धीरे खाओ भैया, आटा खत्म हो जाएगा।" अब मुझे मालूम नहीं था। अब मुझे ये लगा कि यार वाक़ई में आटा खत्म हो जाएगा। मैंने कोई बात मुझे याद आ गई, मैं भी चलता हूँ और मेरे पास लाल मारुति होती थी। मैंने दुकानदार को बोला कि मैंने कहा 25 किलो आटे की थैली 65 साक्षर अपार्टमेंट में खत्म हो गई, वहाँ भिजवा दो तुरंत, आटा खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद हरीश नवल जी, प्रेम जन्मेजय जी दोनों मेरे घर पे थे। बोले यार हम तो व्यंग कर रहे थे। मैंने मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा खा लिया, आटा खत्म हो गया, इसलिए आटा आपके यहाँ प्रचुर मात्रा में होना ज़रूरी है। तो क्या बहरहाल बात है! मुझे लगता है कि आस-पास की विसंगतियाँ ही आपको समृद्ध करती है और यही समृद्धि, यही आस्था आपको आश्वस्ति देती है और आप आस्थावान होते हैं उस विषय के प्रति, उस विसंगतियों के प्रति। और यही सब्जेक्ट मैटर जब मिलता है लेखक को, चाहे वो कच्चा मिलता है, और वही सब्जेक्ट मैटर वो पक्का बन के पाठकों के सामने आ जाता है। जी। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी परिपक्वता उसी में होती है। आप अपनी बात संप्रेषित भी करते हैं और सही तरीके से करते हैं, चाहे उसमें कितना भी व्यंग्य का पुट रहे, दूसरे को आप हर्ट भी नहीं करते, दूसरे को आप आहत भी नहीं करते हैं और दूसरा बुरा भी ना माने और अपनी बात पहुँचाने में आप सक्षम रहते हैं। तो असली व्यंग्य तो यही होता है क्योंकि कभी-कभी हमने ये देखा है ललित जी कि बहुत ही जी। जिसको सस्ता व्यंग्य के रूप में लिया जाता है, बातें अपनी कही जाती, चाहे वो कविता के माध्यम से हो या गद्य के माध्यम से हो, लेकिन वो संपन्नता उस लेखन में नहीं रहती है क्योंकि या तो वो लिखना नहीं जानते हैं या जानबूझकर ऐसा लिखते हैं कि ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया जाए उस स्तर पर और उनको उससे लोकप्रियता मिले। तो इसमें ये जोखिम भरी कुछ बातें रहती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जी। आपका एक और जो है पांडे जी के किस्से, ये कौन से किस्से हैं भाई साहब? पांडे जी जो है वो विलायतीराम पांडे है, जो मेरा पात्र है। वो देखता है कि यदि उसके मीटर में चोरी हो गई, वो बिजली विभाग में काम करता है, कभी वो पुलिस वाला बन जाता है, कभी वो ट्रैफिक वाला बन जाता है, कभी हवलदार हो जाता है, कभी एसीपी हो जाता है। यानी समाज की वह इकाई है जो दहाई और सैकड़ा से भी परिचित होता है और समाज के जमाने के मुहावरे को देखते हुए नब्ज पकड़ता है और उस नब्ज को टटोलता है कि भैया आपका आपका बुखार कितना है। और जब विलायतीराम पांडे सुबह पार्क में सैर करते हैं, उसमें उनको ठंड लगती है और बगीचे में किसी अस्पताल के पूरी टीम आती है, तो उनके साथ वो ब्लड प्रेशर और शुगर को भी टेस्ट करवा लेते हैं और ये भी कहते हैं कि यदि आपका 130 और अगर शुगर है और ब्लड प्रेशर इतना है, तो वही
अनुपात जो है वो लेखन में भी होना चाहिए। यदि एक लेखक लिख रहा है और उसको पाठक नहीं मिलते हैं तो उसके साथ बड़ी बड़ी असुविधा हो जाती है। अब आप देखेंगे दैनिक जागरण की कटिंग मेरे सामने है 2017 की। क्या बात है, आपने तो बहुत संभाल के रखा है, क्या बात है। और जब जी। मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार है अगस्त 31 2013। क्या बात है। जी जी। तो मोहल्ले में मेरी वाइफ को ये बोला, मैं तो दोनों हम साथ जा रहे थे बाजार, कि आज आप भाई साहब आज तो आप नमस्ते और ये वो सब। तो उनको लगने लगा कि यार हमारे मोहल्ले में कोई लेखक भी है जो हिंदी में लिखता है लेकिन उसको अंग्रेजी वाले भी लेते हैं। तो मेरी बेटी मुझे कहती थी कि पापा आपको अंग्रेजी वाले क्यों आपको छापेंगे। मैंने कहा हम हिंदी में लिखते हैं, हम सेलिब्रिटी है भाई। तो मुझे लगता है कि आपको प्रयास करना होगा तो आपको सभी भाषाओं के लोग छापेंगे। चाहे जनसत्ताओं में मलेशिया में था, ये 23 अक्टूबर 2016 की कटिंग है, इसमें मेरा व्यंग आया था, ये आप देखेंगे। जी जी जी, देख रहा हूं। तो मैं मलेशिया में था तो हरिसुमन बिष्ट की बिटिया ने बताया कि अंकल आपका व्यंग इसमें जनसत्ता में आया है। तो मुझे लगता है कि हमें समय के साथ तकनीक से भी रूबरू होना पड़ेगा और हर तकनीक खराब नहीं जाती, चाहे वो डिजिटल हो। तो अमर उजाला में भी छपा। अब मेरी पत्नी मुझे कहती थी हमारे मायके में तो नवभारत टाइम्स आता है, उसमें तो आप कभी आते नहीं। अब उसने एक बार टोंट कर दिया तो मैंने कहा लो, मैंने व्यंग उसमें भेजा तो नवभारत टाइम्स में भी व्यंग मेरा छपा फोटो के साथ। तो उस दिन के बाद मायके में भी हल्ला हो गया कि अब तो इनके वो नवभारत में भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई लेखक जो है कहीं भी लिख सकता है, उसके लिए सभी अखबार बराबर है, चाहे वो पंजाब केसरी हो, जनसत्ता हो, अंग्रेजी का हो या प्रादेशिक अखबार हो। तो मीडिया का भी बड़ा बड़ा रोल है, जो मैंने बताया सब टीम है। अब प्रत्यक्ष रूप से आपके पीठ पीछे भी हैं, कुछ कैमरे के पीछे भी रहते हैं, कुछ आगे भी रहते हैं, सब मिलके आपको समृद्ध करते हैं। और यही ताकत है जो मुझे अपने मित्रों से मिलती है, लेखन से मिलती है। जी अच्छा, जी आपकी कविताओं से हम बातचीत में ही लगे रहे, लेकिन आप जो मुझे पता चला है कि आप कविताओं का सस्वर पाठ भी करते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, जैसे मैंने गांव को खास शहर के नाम आपको सुनाई, और मुझे मेरी आवाज गीतकार वाली नहीं है, जैसे लोग गीत सुनाते हैं। बहुत पहले फिल्म मैंने आई थी, मैं अपने बरामदे में बैठा था, रुदाली भूपेन हजारिका की, दिल हूं करे घबराए। तो मैंने मन में कुछ हुआ, कुछ आया, कुछ सावन के मौसम में यादों के उपवन में आस लगा ली, मांग सजा ली, आएंगे प्रीतम प्यारे प्रीतम, नटखट प्रीतम न्यारे प्रीतम। सावन के मौसम में यादों के उपवन में आस लगा ली, मांग सजा ली, आएंगे प्रीतम प्यारे प्रीतम, नटखट प्रीतम न्यारे प्रीतम। बिजली सताती, बिजली कौन रही है, बिजली सताती नींद ना आती, पल पल देखूं राह तुम्हारी, जल्दी ही आ जाओ मेरे पुजारी मेरे स्वामी, तुम बिन रूठे हैं निदिया हमारी। सावन के मौसम में यादों के उपवन में आस लगा लिया, मांग सजा, आएंगे प्रीतम प्यारे प्रीतम, नटखट प्रीतम न्यारे प्रीतम। तो मैं हिंदू कॉलेज भी गया, मैं केएमसी भी गया, तो मैंने कहा ये भी प्रीतम वो भी प्रीतम, ल। तो लगता है युवा पीढ़ी को भी कि वो उनके मन की बात हो रही है, उनके दिल की बात हो रही है। तो किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की है और अच्छा लगता है कि मैं आज भी अपने को युवा मानता हूँ। किसी एक कार्यक्रम में किसी ने बोला कि आज आप हैं युवा, आप युवा हैं। चलिए आपने कह दिया, मैं युवा ही हूँ और मुझे लिखना पसंद है। सबसे बात यह है कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ। लेखन में तो वरिष्ठ हो चुके हैं, लेकिन हाव भाव में और आपकी जो प्रस्तुति है तो उसमें तो युवा है अभी आप। युवा, बिल्कुल। क्या बहुत बढ़िया। अच्छा, रणविजय राव ने तो मुझे एक सूचना दी है, पता नहीं आप उस सूचना को संभालिए। आप कह रहे ललित जी कवियों की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, ये क्या माजरा है भाई साहब? क्या मुझे रणविजय राव ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। जो हमारे नीरज जी हैं, उनकी एक रचना है,
चूल्हे में सुलगी ना गीली लकड़िया, चूल्हे में सुलगी ना गीली लकड़िया, मुनवा को झट्ट जवानी दो, ओ मेरे भैया पानी दो, पानी दो गुड़ घाने दो, जलती है धरती पानी दो, मिटती है धरती पानी दो, ओ मेरे भैया हो। नीरज, ये तो नीरज जी रहे। कुंवर बेचन साहब, जब मैं जापान गया तो वो साथ में थे, तो बैठकी में खाना खाते हुए उनके सामने सुनाया। गा रही होगी कोई ताजा गजल, ए हवा ए हवा ए हवा उठ और मेरे साथ चल। अब मैं जब घर में रहता था तो मैं माँ अक्सर कहती थी कि बेटा तुम्हारा फोन आया था, कोई मिश्र जी थे। तो मैंने कहा माँ मैं आपको ना कॉपी करके दिखाता हूँ कि कौन से मिश्र थे। कहती ठीक है। ये अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ, तो जैसे रामदास मिश्र, ललित है, मैंने ऐसे बोले थे, नहीं ललित होंगे, ये थे ललित जी है, हाँ ये थे। मैंने ये कृष्ण बिहारी मिश्र, ये कृष्ण बिहारी मिश्र है। और ललित है ये अमरेंद्र मिश्र, रामदास मिश्र, ललित बोल रहे हैं रामदास मिश्र। रामदास मिश्र 100वें वर्ष में है, आजकल भी उनका फोन आता है, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में वो फोन कर लेते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और उनकी 2 पंक्तियां हैं, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। तो मैंने तरीका अपना लिया है कि कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मंजिल कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी। लिखना जारी है, संघर्ष भी है, लेकिन संघर्ष कम है क्योंकि प्रकाशक मिल जाते हैं, बड़े प्यारे हैं सब लोग, बड़े लेखन से प्रकाशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पहला मेरा जो संग्रह आया उसकी भी बात आपको चलते चलते कह दूं, क्योंकि मैं घड़ी भी आपकी देख रहा हूँ, अब मुझे समय देने लगी है। नहीं, क्योंकि आकाशवाणी में काम कर चुके हैं। क्योंकि पहला व्यंग संग्रह, पहला कविता संग्रह जब गांव का खत शहर के नाम आया 1993 में आया, तो ये जैसे आया, मैं प्रेम जन्मेजय साहब के स्कूटर 2 व्हीलर पे बैठा था पीछे, और कश्मीरी गेट जो पुल है वहां उनके क्लच की तार टूट गई। तो वो क्लच की तार मैंने पकड़ी हुई थी और प्रेम जन्मेजय साहब एक्सीलेटर जितना भी दे सकते थे वो चला रहे थे, और चलाते चलाते हम पराग प्रकाशन पहुंच गए, जहां वो कर्ण गली और बहुत सारी गलियां, कर्ण गली, ये गली, वो गली, और श्री कृष्ण जी वास्तव में सुदामा थे, बहुत बढ़िया लेखक थे। और उन्होंने ये गांव का खत शहर के नाम का प्रकाशन किया, जिसमें अमरेंद्र मिश्र ने फ्लैप लिखा, दूसरी तरफ प्रेम जन्मेजय और हरीश नवल ने फ्लैप लिखा। क्या बात है। तो जीवन में जो है सारे लोग बड़े प्यारे हैं, सभी लोग मिले हुए हैं। तो जैसे वाक्य आजकल चल रहा है, सब मिले हुए हैं, वाकई में सब मिले हुए हैं, और ये मिलना जुलना लगा रहना चाहिए। और मुझे नहीं मालूम कि कौन सा लेखक फलाने दल से है, कौन सा लेखक किस दल से संबंध रखता है, ये नहीं होना चाहिए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेखन आपको दिल से, आपको हृदय से आपको जोड़ता है, आपको ताकत देता है, आश्वस्ति देता है। अगर नए प्रकाशकों में नाम लेना चाहूं तो दिनेश कुशवाहा है जो इंक प्रकाशन के हैं, इंडियन नेट बुक्स में डॉक्टर संजीव कुमार है, सुशील कुमार जो है स्वतंत्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड से हैं, जो मेरा एक व्यंग संग्रह लेके आ रहे हैं, पांडे जी और दिलकश दुनिया। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, चाहे वो आशीष कुमार हो, या अब कितने प्रकाशकों में नाम दूं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पुस्तकें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं पुस्तकों के साथ जुड़ा हूं, पुस्तक मेला बड़ा प्रिय है, और लेखक मंच में देखता रहा हूं, पिछले 1-2 वर्षों से नहीं देख रहा, लेकिन जैसा भी आदेश मिलता है सरकारी तौर पे उसका निर्वाह जरूर होता है। और पुस्तकें दिलों को जोड़ती है, मन को जोड़ती है, और एक छत के नीचे मिल जाती है, वहां आपको अनुवादक भी मिल जाते हैं, चित्रकार भी मिल जाते हैं, पत्रकार भी मिल जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, और एक संवाद की स्थिति जो सकारात्मक बनाती है, आपको, आपके लेखन को आश्वस्ति देती है, वो बरकरार है, वो स्थायी है। और हम समय से चल रहे हैं। मैं बार बार आपको देख रहा हूँ, घड़ी को भी महसूस कर रहा हूँ
नहीं क्योंकि नहीं, घड़ी नहीं, वो कुछ दूसरे फोन पे आ रहा था। अब मैं बातचीत तो हम जारी रखेंगे, लेकिन आपकी एक कविता सुनना चाहेंगे, और बहुत सारे अरे मित्र वाह, हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ कि लड़की सबको सीखना चाहती है, लड़की सबको सीखना चाहती है, सुनाइए, आपका पंखों वाले जी जी, वाह, स्वागत है आपको। लड़की सब कुछ सीखना चाहती है, पंखों वाले राजकुमार से मिलना चाहती है, गोदी में खेलते कल्पित सोनू को दुलाना चाहती है। इसी तरह वह और भी काफी कुछ सीखना चाहती है। लड़की सब कुछ सीखना चाहती है, पिता के डर से चुपचाप हवा कर देती है सपनों को, पिता के डर से चुपचाप हवा कर क्या देती है बात है। सपनों को। सीख में बहती ज्वाला बेटी के जिस्म से टकराकर सवाल करती है बहुत से, और बेटी उन सभी सवालों से जूझना चाहती है। लड़की सब कुछ सीखना चाहती है, लड़की सब कुछ सीखना चाहती बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने ललित जी बहुत सारी है। विदेश यात्राएं भी की हैं, तो क्या क्या अनुभव रहा आपका, और आपका जो व्यंग्य लेखन है विशेषकर, जिसमें आपकी महारत है और आपकी वो विशेषता है आपके लेखन की, किस रूप में उसको लिया गया है? क्या क्या कारण क्या था जो आपकी विदेश यात्राएं रही हैं? चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से मुझे जाने का मौका मिला, जिसमें संस्था साहित्य मंडल के यशपाल जैन भी थे, विजेंद्र सनातक भी थे, सुरेश ऋतुपर्ण थे जो के बिरला फाउंडेशन के डायरेक्टर। तो उसमें सबसे कम उम्र का मैं ही था, 23 वर्ष का था उस समय। आज 53 का हूं, लेकिन मुझे जाने का मौका मिला। फिर जापान टोक्यो यूनिवर्सिटी में मैं गया, या ताशकंद में गया, या हांगकांग मकाऊ गया, मलेशिया भी गया, आबू धाबी गया, दुबई गया। तो मुझे जी लगता है कि एक किताब ही है जो आपको वैश्विक स्तर पर जोड़ती है। संस्थाएं बहुत सारी हैं जो आपको मानती हैं, आपको जोड़ती हैं, और पाठक आपसे जुड़े रहते हैं। चाहे वो दुबई में स्नेहा देव हो, नितिन उपाध्याय हो, बहुत सारे ऐसे लेखक, और ऐसे लेखक हर जगह मौजूद हैं। चाहे वो लंदन में तेजेंद्र शर्मा हो, शिखा वार्ष्णेय हो, दाऊजी गुप्त के बेटे जो है पद्मेश गुप्त जी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक जमाना था कि जब हम लोग अपना पैसा खर्चा करके विदेश में जाते थे, और मुझे अब लगता है कि अब वो स्थिति नहीं है कि हम लोग अपना पैसा खर्चा करके विदेश में जाएं। अगर जाएंगे तो परिवार के साथ जाएंगे, और नहीं तो अगर कोई बुलाएगा तो तब जब जाएंगे। लेकिन छोटी मोटी यात्राएं देश की मैं कर लेता हूँ, अच्छा लगता है, करना चाहिए, देश को घूमना भी चाहिए, और चाहे वो हरिद्वार ही क्यों ना हो। अब मुझे अच्छा लगता है कि जब सुंदरनगर में गंगाराम राजी बुला लेते हैं कि भाई जी बड़े दिन हो गए तुसी आए नहीं, या सूरज ठाकुर बुला लेते हैं, या बीकानेर के नीरज भैया कह देते हैं, या मधु आचार्य आशावादी बोल देते हैं, ललित भाई बहुत दिन हो गए आ जाओ। तो मुझे लगता है कि चले जाना चाहिए। इसी बहाने मेरा गांव नहीं है, गांव मैंने कभी देखा नहीं था, तो मेरा बेटा बोलता है कि पापा हमारा गांव तो हमने कभी देखा नहीं। तो हम 2-1 साल पहले बलदेव त्रिपाठी जी के यहाँ गोरखपुर चले गए बाई रोड। तो मैंने कहा यही हमारा गांव है। चाहे वो रणविजय राव औरंगाबाद में रहते हैं, वो जब घिया वाली फोटो लगाते हैं, मैंने यही हमारा गांव। तो मुझे लगता है कि जहां व्यक्ति रहते हैं वही हमारा गांव। अगर कुछ नहीं है, एक संवाद जो है, हमें लेखन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और लेखन ने हमें वैश्विक स्तर पे परिवार दिया है, जो आभासी दुनिया तो देती है, लेकिन वास्तविक दुनिया से भी हम लोग परिचित हैं। चाहे वो स्नेहा देव है, दुबई में रहती हैं, लेकिन दिल्ली आके मिलती है तो लगता ही नहीं कि वो दुबई वाली स्नेहा देव है या शिखा वार्ष्णेय। तो लेखन ने आपको एक वैश्विक परिवार दिया है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, लेखन के अतिरिक्त आपकी ललित जी क्या क्या रुचियां हैं आपकी, क्या पसंद है आपको? जैसे म्यूजिक है, पेंटिंग है, कला है, या ड्रामा है, नाटक है, देखना है, लिखना है, करना है? क्योंकि एक कमेंट आया था बीच में, आप बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, आया था एक कमेंट। बाद में आप कमेंट्स देखिए, बिल्कुल बाद में आप देख लेना, आप कमेंट देखिए, उनको आप अपने टिप्पणी भी दे दीजिए। मैं जरूर मैं दूंगा। मतलब मुझे लगता है कि रोडमल कॉलेज में अनुपम खेर साहब का जो फिल्म आई थी सारांश, उसको मैंने डायलॉग उनका अभिनय किया था।
और मैं पश्चिम बिहार में जब रामलीला होती थी, बरसों मैंने रामलीला में पार्ट किया, कभी शिवजी का रोल किया, और मुझे अभी तक कुछ डायलॉग याद है कि माता जानकी ये मुद्रिका प्यारे राम की है, था ये चिल्लाना काम मेरा। या दूसरा एक डायलॉग था, तुझसे कुछ हो सके नहीं, बाप अपने को बुलवा ले, खड़ा खड़ा क्या मुंह ताकता है, कुछ और भाले चमका ले, तेरा मेरा संग्राम ही क्या, तू मुझको खेल खिलाता है। मतलब इस तरह के कुछ डायलॉग अभी भी याद है, उस समय भी याद थे। मुझे लगता है कि ये यात्रा बिल्कुल जाने वाली है, चलने वाली है, साथ-साथ सहयात्री है, और मुझे घूमना पसंद है, और मुझे तरह-तरह के खान पकवान बड़े पसंद हैं, चाहे वो विनोद दुआ का जायका इंडिया का आता था। और मैं आपको बताऊँ कि गाज़ियाबाद में तुराब नगर से आगे कहीं वो सैयां कचौड़ी वाले हैं। मैं खाली समय में फूड वाले ब्लॉग्स देखता हूँ कि कौन सी जगह लखनऊ में अगर खाना मिल रहा है, तो कहाँ के दही बल्ले बहुत अच्छे हैं, कहाँ की जलेबी पसंद है ना? अब मैं आपको बताऊँ, जलेबी मैं और रबड़ी, जलेबी और हफ्ता रबड़ी, 10 दिन जलेबी पहले और रबड़ी। हफ्ता जी 10 जी। दिन पहले मैं हरिद्वार गया, तो हरिद्वार में जैन चाट भंडार है। मैं उन जैन साहब के पास गया, उनको अपना परिचय दिया, फोटो उनके साथ खींची, क्या वो चाट बनाते हैं कि पत्ते पे कभी हमारे पास में अटल बिहारी वाजपेयी भी आते थे, फलाने अभिनेता भी आते थे। मैंने आप नोट कर लो, मेरी फोटो ले लो, मैं भी आपके पास में आया। वो कहते हैं हमारे पत्ते में जादू है, मैजिक चाट है, पत्ता चाटोगे तो आपको आनंद आएगा। मुझे लगता है कि ये आनंद ही है जो आपको वैश्विक स्तर पर आपको ले जाएगा। एक दिन मैं गोलगप्पे खाने गया, तो वो सुदाम ढींगड़े का फोन आया अमेरिका से, ललित भाई आपसे बात करनी है। मैंने, आप मेरे और गोलगप्पे के बीच में बाधा बनी हुई है, आप 5 मिनट बाद बात करना, हम 5 मिनट बाद बात करेंगे। तो ये आनंद है जो आपको जोड़े रखता है और सुख मिलता है, और ये सुख लगातार अनवरत रूप से जारी है। ये सुख लगातार अनवरत रूप से जारी है। तो म्यूजिक सुन लेता हूं, और नाटक की इच्छा होती है, लेकिन कभी-कभी नहीं भी जा पाता। एक फोन आ रहा था बीच में, क्योंकि घर में रहना है तो होम मिनिस्टर का भी जवाब देना होगा। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत रोचक पूर्ण रही, बहुत। देखिए, लेखक के जीवन में क्या है, उसकी संपदा संपत्ति तो लेखन ही है, पूरा जीवन यापन तो लेखन ही है, सुबह उठना जी, और दिन भर जीना तो लेखन ही है। तो इसी लेखन ठीक बात। लेखन में आदमी इतना एक बहुत बड़ा संचार रचता है, एक बहुत बड़े संचार की सृजना करता है, और उसी सृजनात्मकता के आधार पर अपने मित्र बनाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात उसमें यह है कि शत्रुओं को कम कर देता है, शत्रु रहते जी, नहीं और शत्रुओं को भी मित्र बना देता है। लेखन की तो यही शक्ति है, और इसी शक्ति के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, 1 घंटा 13 मिनट हो गए, बहुत सारे मित्र अभी भी जुड़े हैं। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप ललित जी? सभी मित्रों को प्यार भरा सलाम। और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, आज आदरणीय उपेंद्र रैना जी के साथ बात करने का मौका मिला। अब मैं विदा लूंगा, क्योंकि उपेंद्र रैना साहब को कहीं जाना है, मुझे भी निकलना है। अक्सर सारे वक्ता इसी तरह की बात करते हैं। बहरहाल आप लोगों ने इस बातचीत का आनंद अवश्य लेना। आप सर से लिंक ले लीजिएगा, और फिर किसी दिन किसी मोड़ पर हम लोग अवश्य मिलेंगे, और नए सारे टॉपिक लेके रैना जी हमारे साथ उपस्थित होंगे, और ये सिलसिला आगे भी बना रहेगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर ने चाहा फिर एक मुलाकात फिर करेंगे, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और अनुमति दीजिए, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। नमस्कार। मित्रों, रचना धर्मिता कार्यक्रम में हमारे साथ आज उपस्थित थे सुपरिचित कवि, साहित्यकार और व्यंग्यकार डॉक्टर ललित। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। मुझे अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।